ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से बैंक होते हैं? वेरी गुड, जिसके बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसके मतलब कंट्रोल में 51% शेयर्स हो। ठीक है, तो आपके गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई भी आएगा, लेकिन एसबीआई और बाकी नेशनलाइज्ड बैंक थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कैसे डिफरेंट है वो मैं बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलाइज्ड बैंक एंड एसबीआई। उसे पब्लिक सेक्टर बैंक करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बेसिकली जिसका गवर्नमेंट के पास जो होल्ड होगा दैट इज मोर देन 50% होगा। ठीक है, और ऐसे जो बैंक होंगे, जो ये बैंक होंगे जो भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका नेशनलाइज्ड बैंक भी आएगा और एसबीआई भी आएगा। ठीक है, तो ये जो बैंक होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे ये सारे के सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फुलफिल करेंगे, फाइनेंशियल गाइडलाइंस होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पे पैसा भी लोन में दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका जो भी डिपॉजिट, जो भी पैसा होगा, जो भी ये नॉर्मली पब्लिक से जो कलेक्ट करेंगे डिपॉजिट के लिए, वो एक सिक्योर्ड अमाउंट होगा। ठीक है, और अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है कभी भी खत्म या पूरा का पूरा वाइंड अप नहीं होता है, वो हमेशा मर्ज हो जाता है। स्टिल जो होगा आपका पैसा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, यानी कि पब्लिक का जो पैसा होगा वो क्या होगा, सिक्योर होगा पब्लिक सेक्टर बैंक में। ठीक है, उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज्यादा क्या है, हाई है कंपैरेटिवली। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको दूसरे बैंक से क्या होगा, लो होगा, बिकॉज ये बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, तो इनका वेलफेयर, सोशल वेलफेयर भी इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी जो स्कीम्स होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं वो इनके थ्रू भी क्या होता है, बेसिकली लॉन्च होता है। ठीक है, आप जैसे देख लो पेंशन योजना वगैरह, बहुत सारे आपके बैंक्स इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। आ गई बात समझ में? चलिए, अब नॉर्मली इनका क्या फंक्शन होता है, वही सेम, डिपॉजिट लेना, लोन देना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, लो इंटरेस्ट रेट में आपको डिपॉजिट्स पे इनका लो इंटरेस्ट रहता है, लोन पे कई बार इनका हाई इंटरेस्ट रहता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। कई बार ये कुछ सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के एडवांटेजेस अगर हम बोले तो सबसे पहले आपका इसमें जो सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी, आपका पैसा सिक्योर रहेगा। सेकेंड है आपका यहाँ पर एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका फुल जॉब सिक्योरिटी होता है, यानी कि कभी भी उनको जॉब से बाहर फायर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में पैसा डिपॉजिट करना, लोन लेना जितना सिक्योर है उतना ज्यादा सिक्योर जॉब करना भी है। ठीक है, उसके अलावा इनके पास जो सर्विसेज हैं, जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, बहुत हाई मतलब गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में इनका जो नॉर्म्स है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, इसीलिए आपको ज्यादा अमाउंट अकाउंट में डिपॉजिट करके रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आप 1000 रुपीज भी से भी आपका अकाउंट ओपन नॉर्मल पब्लिक के लिए हो सकता है, लेकिन द सेम सिचुएशन इज नॉट विद द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक, है ना। उसके अलावा ये कई बार अपने एम्प्लॉय को पेंशन भी देते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो तो पता ही है गवर्नमेंट जॉब है। उसके अलावा इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और लगभग हर जगह पे हर एक बैंक के, पब्लिक बैंक के आपके ब्रांचेस अवेलेबल हैं, इवन इन द रूरल एरियाज। ट्रू, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक के। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या है, पहली बात कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को जल्दी अडेप्ट नहीं किया जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंटरनेट बैंकिंग का जो कंसेप्ट था ये सबसे पहले कौन लेकर आया था आपका, हाँ, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और अभी ये लगभग आप देख सकते हैं कि दे आर वर्किंग इन पैन इंडिया, यानी कि आपको होम ब्रांच के लिए हर बोल सकते हैं ना अमेंडमेंट और चेंजेस के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लो कि मेरा जो अकाउंट था दैट इज इन दिल्ली आईसीआईसीआई, लेकिन अगर मुझे कोई चेंज कराना, आइदर इन एड्रेस, आइदर इन एनीथिंग, नेम और समथिंग, कोई भी चेंजेस कराना है, आई कैन विजिट एनी ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई. So basically they are working in pan India. They are basically totally based on technology, but the same situation is not with the public bank. True, there is a customer service inefficiency, यानी customer service जो मिलता है वो क्या होता है, inefficient कई बार होता है. आगे बात समझ में आता है.
नेक्स्ट पॉइंट इज कि कई बार एम्प्लॉइज की तरफ, एम्प्लॉय के लिए भी कंप्लेन आता है बिकॉज ऑफ पुअर सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनका आप बोल सकते हैं ना कि एनपीए बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, एनपीए क्या होता है? नॉन प्रॉफिट एसेट्स। इट मींस दैट लोन इज टेकन फ्रॉम द बैंक बट इट वाज नॉट रीपेड। ठीक है, तो ये छोटे मोटे करप्शंस नहीं, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं। ट्रू। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके कस्टमर डिफॉल्टर रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। कस्टमर डिफॉल्टर रेट वही होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं और वापस रीपे नहीं करते हैं। एनपीए का सिचुएशन तब आता है जब आप करोड़ में कोई पर्टिकुलर कंपनी या बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री पैसा उठाए और रिपे ना करे। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द एनपीए। और आपके कस्टमर डिफॉल्टर भी बहुत सारे, इट्स नॉट अबाउट द लोन ओनली, इट्स अबाउट द क्रेडिट कार्ड रिपेमेंट एज वेल। क्रेडिट कार्ड का रिपेमेंट भी कई बार कस्टमर नहीं करते, एंड दीज थिंग्स आर हैपन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक अ लॉट। क्लियर है? उसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं जो बेसिकली कह सकते हैं कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द कस्टमाइज सर्विस रिलेटेड विद द डे टू डे जो लेटेस्ट सर्विसेज है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। और कई बार बिग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है आपको, मान लीजिए कि मेरा 20 लाख रुपए अकाउंट में जमा है एग्जाम्पल के लिए, एंड इफ आई वांट 10 लाख रुपीज कैश, वो रिपे करने में वो कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो इनएबिलिटी टू बेसिकली प्रोवाइड द बिग फाइनेंशियल बोल सकते हैं बिग फाइनेंस और अमाउंट क्विकली, वो आपको तुरंत से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दे आर टेकिंग अ लॉन्ग प्रोसेस। आगे बात समझ में? चलिए, तो दीज आर द पब्लिक सेक्टर बैंक। अब चलिए ठीक है, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक की थोड़ी सी स्टोरी और पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो सारे मेजर पॉइंट्स हो गए, समझ में आया? लिख लिया सबने? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? यस मैम क्लियर है। रजत, ज्योति, रोहित, आशुतोष, उत्सव, राजवी? मैम क्लियर है। सेक्टर बैंक की थोड़ी सी स्टोरी और पढ़ते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज फंक्शन लगभग क्लियर है। ठीक है, मेजर पॉइंट क्या है वो तो समझ में आ ही गया होगा कि 51% शेयर होना चाहिए गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, चलिए, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 3 स्टेजेस में बना है, ध्यान रखिएगा। पहला जो था कि कन्वर्जन ऑफ, पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था दैट वाज नोन एज इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अर्लियर इट वाज इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 1955 इट वाज कन्वर्टेड इन एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो कन्वर्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद उसके जो एसोसिएटेड बैंक्स थे, उसके बाद जो स्टेट एसोसिएटेड बैंक से जो सब्सिडियरी बैंक, आप लोगों ने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, सो ये सारे बैंक्स जो हैं इसके सब्सिडियरी बैंक में कन्वर्ट हो गए। यानी कि उस समय के जो आपका इंपेरियल बैंक और उसके एसोसिएटेड बैंक जो भी थे, वो इंपेरियल तो एसबीआई में कन्वर्ट हो गया और बाकी के जो एसोसिएटेड बैंक थे दैट वाज कन्वर्टेड एज अ सब्सिडियरी बैंक ऑफ एसबीआई। ठीक है, और अब तो सब्सिडियरी बैंक भी लगभग सब एसबीआई में मर्ज हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा आपके 14 कॉमर्शियल बैंक जो थे, नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक, जो नेशनलाइजेशन जो हुआ था, 14 कॉमर्शियल बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड हुआ था जुलाई 1969। एक और बार बैंकिंग रेगुलेशन जब आया 1969 में, आपके 14 जो आपके बैंक्स थे दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, उसके बाद फिर से अप्रैल 1980 में आपके 6 और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। कंसेप्ट समझ में आया कैसे हुआ सिचुएशन? इन 1955 इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया इज कन्वर्टेड इनटू एसबीआई and all the associated bank of imperial bank was converted as a subsidiary bank of state bank of India. In 1969 14 other commercial banks that was basically nationalized, उनको क्या कर दिया गया? nationalize कर दिया गया। ठीक है, 1969 and again six bank was converted in a nationalized bank in 1980। ठीक है, तो लगभग 1955 से 1980 के बीच में पहले एक बैंक, फिर 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 6 21, सो ओवरऑल 21 हमारे पास क्या थे? नेशनल 21 पब्लिक बैंक थे। बट नाउ डेज अगर 2021 का अगर हम देखें तो ओनली 12 बैंक्स आर प्रेजेंट एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन समझ में आया। और उसके बाद फिर एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया की तरह और भी बैंक्स आए, जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक को बाद में एड ऑन किया गया।
IDBI बैंक जो था वो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में आ गया आपका, ठीक है। अब एक स्टेट बैंक का एक सब्सिडियरी बैंक था, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ सौराष्ट्र था, वो भी बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो था वो SBI के साथ मर्ज हुआ। तो मतलब लेटर ऑन और भी सब्सिडियरी बैंक और 2-3 बैंक्स भी जाके मर्ज हुए, और फाइनली जो था 21 बैंक से कन्वर्ट हो गया 26 बैंक में, ठीक है। आई बात समझ में? तो टोटल 26 बैंक जो थे पब्लिक सेक्टर बैंक थे पहले, अभी कितने हैं? 12 है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी होगी किसकी? पब्लिक सेक्टर बैंक की। सो 3 स्टेज में पब्लिक सेक्टर बैंक बना, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SBI एंड नेशनलाइज्ड बैंक। पब्लिक सेक्टर में दोनों बैंक है, SBI भी और नेशनलाइज्ड, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इवन आज भी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो IBPS इज फॉर नेशनलाइज्ड बैंक एंड SBI का बैंक अलग से एग्जामिनेशन लेता है, तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस तो होगा। अब वो क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो SBI है लगभग वो टोटली ओन्ड है RBI के द्वारा। SBI इज होली ओन्ड बाय RBI, और जितने भी उसके सब्सिडियरी बैंक्स हैं, अभी तो खैर आई थिंक 1-2 होंगे सब्सिडियरी, तो होंगे, अदरवाइज सारी सब्सिडियरी मर्ज ही हो गए SBI में, और जितने सब्सिडियरी हैं वो टोटली ओन्ड है SBI के द्वारा, ठीक है। सो SBI इज होली ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and the subsidiary of SBI is wholly owned by SBI, ठीक है। बट इन द केस ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक दैट इज होली ओन्ड, मेजॉरिटी ऑफ जो बोल सकते हैं, दैट इज मेजॉरिटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक इज ऑलमोस्ट होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी RBI जो है वो होल्ड करता है SBI को, लेकिन गवर्नमेंट किसको ओन करता है? नेशनलाइज्ड बैंक को। आई बात समझ में? इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि RBI भी अपना एग्जाम अलग से लेता है, कंडक्ट करवाता है, SBI भी अपना अलग करता है, और IBPS एक ओवरऑल एग्जामिनेशन होता है ना, एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब के लिए बैंक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो SBI जो है वो सारा का सारा बैंकिंग फंक्शंस जो भी वो बेसिकली जो भी कैरी करता है, जितना भी बैंकिंग फंक्शन है SBI जो कैरी करता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द RBI, एंड RBI का सेक्शन 45 को वो फॉलो करता है। RBI के सेक्शन 45 को, RBI एक्ट 1934 के RBI के सेक्शन 45 को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है SBI, ठीक है। और जितने भी रिजर्व बैंक जो है वही अपॉइंट करता है आपके मेजॉरिटी ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं, एजेंट हैं, सबको कौन करता है हायर? SBI में RBI, ठीक है। और वही सेम चीज कहां पर ब्रांचेस ओपन कराने हैं, कहां पर ऑफिस उसका लोकेट होना है, ये सारे डिसीजंस किसके हाथ में है? RBI के हाथ में, SBI से रिलेटेड, ठीक है। यही सेम प्रिविलेज जो है जो RBI SBI को देता है, वही सेम प्रिविलेज जो है बाकी नेशनलाइज्ड बैंक के साथ नहीं है, ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक जो भी है उनके जितने भी ब्रांचेस से रिलेटेड डिसीजन है दैट इज टेकन बाय गवर्नमेंट एंड RBI, मतलब RBI भी सजेस्ट करता है, गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और एक और बात कि बैंक का एक लॉ है दैट वाज बैंक इन्फोर्समेंट एक्ट, यानी बैंक का लॉ है, अमेंडमेंट एक्ट सॉरी 1983, उसको फॉलो करता है बेसिकली नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक का ध्यान दीजिए, ये RBI का ध्यान दीजिएगा। RBI है एक्ट 1934, उसमें जो सेक्शन 45 है उसके हिसाब से वो सारा SBI को चलाता है, यानी SBI के लिए सारे डिसीजन लेता है, बैंक कहाँ ओपन कराना है और ब्रांचेस कहाँ ओपन कराना है, सारे डिसीजन RBI लेता है। नेशनलाइज्ड बैंक में ब्रांचेस वगैरह का डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, लेकिन सजेशन RBI से भी लिया जाता है। और RBI जो है नेशनलाइज्ड बैंक के पॉलिसीज के लिए, नेशनलाइज्ड बैंकों के फंक्शंस के लिए, वो नेशनलाइज्ड बैंक का एक एक्ट आया था अलग से, दैट इज बैंक लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1983। RBI जो है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का एजेंट अगर बेसिकली अगर वो हायर करता है तो वो इसी के थ्रू करता है, मतलब कि उसके लिए सेक्शन 45 है, और यहां पर क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1983, उस हिसाब से वो फॉलो करता है। आई बात समझ में? यानी दोनों के लिए जो पॉलिसीज होंगे, CRR वगैरह भी होंगे, वो सब सेम हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शंस है दैट इज वैरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी एसबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझते हो क्या होता है? जैसे एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिविजनल है, फंक्शनल है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कि कौन बेसिकली ऑथोरिटेटिव पोजीशन में होगा, कौन डेलीगेटेड में होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो एसबीआई का है वो बोल सकते हैं कि समवॉट थोड़ा बहुत डिफरेंट है नेशनलाइज्ड बैंक से, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी है। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का मतलब है कि एक हायर अथॉरिटी होगा, उसके नीचे एक और अथॉरिटी होगा, यानी कि बोल सकते हैं ना कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट सिचुएशन है। पहले सुपीरियर, फिर उसका सबऑर्डिनेट, फिर वो किसी और का सुपीरियर, फिर वो किसी और का सुपीरियर, लाइक दिस, ठीक है। एक प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है कहां पर, एसबीआई में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉपरली हेड ऑफिस भी है, इसमें डायरेक्टर्स भी हैं, स्टैट्यूटरी स्टेटस है एसबीआई का, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे आपके दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक का सिचुएशन अगर हम देखें, तो दिस डिसेंट्रलाइज्ड सिचुएशन इज नॉट देयर, बल्कि यहाँ पर जो भी रेगुलेशंस जो भी होंगे वो ज्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। हाँ ठीक है, चीफ जनरल मैनेजर होंगे वहां पर। हाँ हाँ, सेंट्रलाइज है वहां पर सिचुएशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपके सिचुएशन होंगे नेशनलाइज में, वो मेजॉरिटी जो उनका पोजीशन होगा वो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वही उनके लिए चीफ जनरल मैनेजर वगैरह अपॉइंट करेगी। वहां पर जो सिचुएशन है वो क्या है, वो पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि एक प्रॉपरली सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन चल रहा है, किसमें, एसबीआई में, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक 3-4 पॉइंट्स काफी हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन होंगे, जो बेसिकली इंडिविजुअली ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से कंडीशंस है, ठीक है। आरबीआई ने एक फ्रेश गाइडलाइंस आरबीआई लेकर आया था, कब लेकर आया था, ऑन February 28, 2005 दे बेसिकली इशूड वन गाइडलाइंस फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक। कुछ कंडीशंस उन्होंने वो कंडीशंस लेकर आए थे, ठीक है। वो सेलिएंट फीचर्स क्या है उस गाइडलाइंस के, देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर जो भी बैंक्स होंगे, they require to maintain a net worth of rupees 300 crore at all times। यानी कि हमेशा उनके पास, प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास कितने करोड़ रुपए होने चाहिए, 300 करोड़ हमेशा उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। और ये अभी नया जो 2005 में आरबीआई का गाइडलाइंस आया उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, ठीक है। जो भी शेयर होल्डिंग होगा, कंट्रोल होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी बैंक एक्सेस ऑफ 10% ऑफ पेड अप कैपिटल टू प्राइवेट सेक्टर बैंक by any single entity or group of related entity would require prior approval of Reserve Bank। यानी 10% से ज्यादा अगर आप किसी भी बैंक का एंटिटी परचेज करते हो, शेयर परचेज करते हो, तो उसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत है, किससे, रिजर्व बैंक से। 10% तक आप किसी भी दूसरे बैंक का शेयर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10% से ऊपर शेयर लेने के लिए आपको रिजर्व बैंक की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। आई बात समझ में, यानी प्री अप्रूवल चाहिए, ठीक है। जो भी बैंक्स हैं, इवन इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक्स कौन होंगे, एचएसबीसी हो गया, फिर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, सिटी बैंक हो गया, तो दीज ऑल आर बेसिकली कौन से बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक। तो आपके बैंक्स इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स, ठीक है, हैविंग ब्रांच इन इंडिया, यानी यहाँ पर फॉरेन बैंक जिनका ब्रांच है इंडिया में, उसको इस गाइडलाइन में, इस पॉइंट में इंक्लूड किया गया। ध्यान दीजिएगा कि वो बैंक जिनका, जो इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक, और वो फॉरेन बैंक जिनका ब्रांच इंडिया में है, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वुड नॉट बी अलाउड टू टेक टू एनी फ्रेश स्टेक इन बैंक्स इक्विटी if by such acquisition they are totally holding in investee bank exceed 5% equity capital of bank। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बैंक है, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक, और इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक जो इंडिया में जिसका ब्रांच है, इंडिया के बाहर जो ब्रांच उसका तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, वो कभी भी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हुए, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है, जो बेसिकली ये फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस है, ये सब का जो काम करती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कराती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी नया फ्रेश स्टेक नहीं ले सकते हैं किसी भी दूसरे बैंक की इक्विटी में, ठीक है। इफ अगर कोई एक्विजिशन होता है जो भी एक्सीड होगा 5% से ज्यादा, मतलब कि
कौन सा एक्विजिशन आप कर सकते हो जिसमें 5% से कम हो, 5% से आप कम इक्विटी ले सकते हो। पहली कंडीशन में था कि 10% से ज्यादा लेने पे कोई भी शेयर होल्डिंग आपको आरबीआई का परमिशन लेना है। सेकंड में है कि वो बैंक जो फॉरेन बैंक भी है इंक्लूडिंग जिनका यहाँ पर आपका ब्रांच है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे किसी भी बैंक में फ्रेश स्टेक समझते हो क्या होता है? फ्रेश स्टेक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नया जो परचेज किया हो, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। 5% तक अलाउड है, नॉट मोर देन दैट। एक्विजिशन इज नॉट अलाउड मोर देन 5%, ठीक है। उसके अलावा बोला गया है कि जो रिजर्व बैंक है वो मे बी परमिट करेगा हायर लेवल ऑफ शेयर होल्डिंग ऑन केस बाय केस बेसिस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉब्लम वीक बैंक्स और इंटरेस्ट ऑफ कंसोलिडेशन इन बैंकिंग सेक्टर। यानी कि जो आरबीआई है वो तभी आपको ज्यादा शेयर होल्ड करने का अलाउ करेगा जब वो सीरियस प्रॉब्लम्स इशू देखेगा बैंक के साथ। मान लो कि एग्जाम्पल में अभी आप लोगों ने यस बैंक का सिचुएशन सुना ही होगा हाल फिलहाल में। अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वीक हो जाता है और वो बैंक जो है वो सस्टेन उसका पॉसिबल नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में मान लो कि कोई दूसरा बैंक जो है वो लेना चाहता है उसका शेयर, तो अगर वो रिलायबल लगेगा बैंक को कि हाँ सिचुएशन ठीक नहीं है, आरबीआई को लगेगा तो कि हाँ इसका सिचुएशन ठीक नहीं है, अब इसको किसी को होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी उस सिचुएशन में आरबीआई अलाउ करेगा कि आप 100% शेयर उस बैंक का ले लो। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है। हाँ, एक और कंडीशन है कि कभी भी प्राइवेट बैंक जो है उनका एक कंडीशन मैंने बताया था, 74% प्राइवेट बैंक को अलाउड है एफडीआई करने का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। लेकिन ये चीज गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको कितना परसेंट अलाउड है? 20%। 20%। कितना परसेंट? 20%, ठीक है। तो ये आपका हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक। अच्छा, एक और टर्म यूज होता है यूनिवर्सल बैंक। अब ये यूनिवर्सल बैंक कौन से बैंक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल बैंक कौन से बैंक होते हैं, ये टर्म यूज किया गया है, मेजॉरिटी ऑफ कौन से बैंक इसमें आते हैं वो बताते हैं। देखो, यूनिवर्सल बैंक का जो कंसेप्ट है दैट इज नॉट डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन, इट मींस दैट कोई कानूनी रूप में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है यूनिवर्सल बैंक का। ये जो स्लैंग, ये जो वर्ड है वो हम क्यों यूज करते हैं, उसका कंसेप्ट ये है कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो मल्टी फंक्शंस करते हैं। मल्टी फंक्शंस का मतलब जो 2-3 मेजर फंक्शंस है बैंक के, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो फंक्शंस हैं वो इंस्टीट्यूशन से बेसिकली परफॉर्म सेपरेटली होता है, लेकिन अंडर कंट्रोल उसी बैंक के थ्रू होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, वो क्या है बेसिकली? एसबीआई जो है वो म्यूचुअल, हाँ, सब्सिडियरी एक तरीके से कंपनी बनाकर वो उसको ऑपरेट करते हैं ना। तो यहाँ पर वही बैंक यूनिवर्सल बैंक है जिनका मेजर काम कुछ और था, लेकिन बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन मल्टीपल फंक्शन, दैट्स व्हाई दे बिकम द यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए आईसीआईसीआई जो है एंड जो आईडीबीआई है आपका, ठीक है, इनका सेटअप जो हुआ था वो किस चीज के लिए हुआ था इनको पता है? एग्जैक्टली, इनका हुआ था डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे ये, ठीक है। अब ये परफॉर्म करते हैं लेंडिंग, यानी पैसा देते हैं, लोन देते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो तो ये फंक्शंस करते हैं। साथ साथ में नाउ दे बेसिकली स्टार्टेड डूइंग सो मेनी अदर फंक्शन। जैसे अब कौन कौन से फंक्शंस वो कर रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई का देख लो, रिटेल बैंकिंग कर रहा है, रिटेल बैंकिंग है, एसएमई को देता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लोन देता है, होलसेल बैंकिंग भी कर रहा है, यानी कि कॉर्पोरेट बैंकिंग। मान लीजिए कि एक कंपनी है, दूसरे कंपनी से बैंक के साथ टाई अप हो गया, जैसे मेरा भी प्रीवियस जो कंपनी था दैट वाज टाइड अप विद द आईसीआईसीआई, तो दे आर वर्किंग विद द कंपनीज, मतलब B2B चल रहा है, बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर। तो होलसेल बैंकिंग भी है, प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग, यानी कि दूसरे कंट्रीज के साथ भी ये लिंक्ड अप है। अगर आप चाहें तो, अगर जैसे यहाँ से पैसा आपको कहीं फॉरवर्ड करना है दूसरे कंट्री में, तो यू कैन इजिली एबल टू डू दैट। तो इंटरनेशनल बैंकिंग सिनेरियो भी है इनका। रूरल एंड इंक्लूसिव बैंकिंग, यानी रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पे भी दे आर वर्किंग, एज वेल एज दे आर आल्सो वर्किंग एज अ ट्रेजरी, एंड दे आर आल्सो वर्किंग विद सो मेनी सब्सिडियरी बैंक्स एंड सब्सिडियरी कंपनी हु इज बेसिकली डूइंग द financial work. So in short, what we understand that their core work was development, but nowadays they are doing multiple functions.
So that's why they are known as the universal bank. So ICICI and IDBI are the example of universal bank. And the same thing is with the IDBI. Now they are doing the retail financing. ठीक है, corporate financing they are doing, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, मान लो रोड बनवा रहे हैं, डैम बन रहा है, तो दीज आर नोन एज द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. बिल्डिंग्स बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेस बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए भी फाइनेंस देता है. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस दे रहा है गवर्नमेंट को भी एंड प्राइवेट को भी. ठीक है, उसके अलावा दे आर वर्किंग विद द एग्रीकल्चरल थिंग, लाइक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसमें भी ये देते हैं. साथ साथ में दे आर ऑल्सो डूइंग द माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली जब हम छोटा छोटा लोन का अमाउंट देते हैं, तो दे आर डूइंग दैट एज वेल. माइक्रो फाइनेंस भी दे रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो डूइंग द ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड ऑल. सो इन शॉर्ट ICICI एंड IDBI बोथ आर यूनिवर्सल बैंक बिकॉज दे आर डूइंग द मल्टी फंक्शंस. ठीक है, कोर फंक्शंस के अलावा जो बहुत सारे फंक्शंस करें. क्लियर हो गई बात, समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सिचुएशन और देख लेते हैं इसमें, कि जो आपके फॉरेन कॉमर्शियल बैंक है उनके ब्रांचेस हैं इंडिया में. ठीक है, ऑफ द जॉइंट स्टॉक बैंक्स हैं बहुत सारे जो इनकॉर्पोरेट हुए अब्रॉड. इनकॉर्पोरेट हुए अब्रॉड का मतलब फॉरेन बैंक्स वही बैंक होंगे जो मेजॉरिटी जिसका हेडक्वार्टर दूसरे अपने होम कंट्री में होगा. जैसे मान लो कि आपका ब्रिटिश बैंक है तो उसका होम कंट्री अपना इंग्लैंड में, लंदन में अपना होगा, बट उनका जो बेसिकली एक सब्सिडियरी बैंक या उनका एक ब्रांच कई बार वो दूसरे कंट्रीज में क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, वाई फॉर ऑपरेटिंग दैट. ठीक है, ऑपरेट करने के लिए. तो लगभग 31 मार्च 2012 की अगर हम बात करें तो लगभग 41 जो बैंक थे, 41 फॉरेन बैंक इंडिया में थे. कितने बैंक थे? 41 फॉरेन बैंक. ठीक है, और ये बैंक जो था ये क्या चीज करता था बेसिकली, ये आपके वही नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस जो फंक्शंस है वही फंक्शंस करते हैं यहाँ पर. ठीक है, और अगर अभी हम देखें ऑन February 28, 2005 में जो RBI का एक गाइडलाइन रिलीज हुआ था, एक रोड मैप रिलीज हुआ था, उसमें अगर हम देखें तो इंडिया में लगभग बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि होली ओन सब्सिडियरी बैंक है. यानी कि सिर्फ वो फॉरेन बैंक के ब्रांच नहीं, होली ओन सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है, जैसे HSBC ने अपने एक सब्सिडियरी ओपन किया. सब्सिडियरी बैंक कौन से होते हैं? जिनके पास पेरेंट कंपनी होती है. पेरेंट कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी का 51% शेयर रखती है, तो उसने होली ओन सब्सिडियरी कंपनी भी अपना एक कंट्री में एस्टैब्लिश कर दिया. ठीक है, और अभी अगर देखा जाए तो आई थिंक अभी तो कम हो गए होंगे. बैंक है, एन एग्जिस्टिंग फॉरेन बैंक अगर कोई है और वो एक्विजिशन करता है, एक्विजिशन मतलब समझते हैं दूसरे कंपनी को एक्वायर करता है, दूसरे बैंक को एक्वायर करता है, देन इट वुड हैव टू कंफर्म टू वन फॉर्म ऑफ प्रेजेंट विद इन 6 मंथ. ठीक है, यानी कि फॉरेन बैंक को भी राइट है, एक्वायर कर सकता है. लगभग 6 महीने बोल सकते हैं कि कम से कम 6 महीने उसका प्रेजेंस होना चाहिए, कि वो कम से कम कंट्री में 6 महीने है. उसके बाद दे कैन डू द एक्विजिशन, बट दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ RBI फॉरेन बैंक को. ठीक है, उसके अच्छा यूनिवर्सल बैंक बेटा वो बैंक होते हैं जो ज्यादातर आपके कोर फंक्शंस के अलावा मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. यानी एक ही बैंक आपके मल्टीपल फंक्शंस कर रहा है. ठीक है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल बैंक. जैसे ICICI IDBI को क्यों यूनिवर्सल बैंक माना गया? क्योंकि दे आर फॉर डेवलपमेंट ओनली, लाइक दे आर फॉर प्रोवाइडिंग द लोन टू द इंडस्ट्रीज फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, बट नाउ दे आर ऑल्सो इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग रिटेल बैंकिंग कर रहे हैं, फोन बैंकिंग कर रहे हैं, उसके अलावा म्यूचुअल फंड के ऊपर बेसिकली काम कर रहे हैं थ्रू सब्सिडियरी कंपनी. सो ये जितने भी उस टाइप के बैंक जो कोर के अलावा मल्टीपल फंक्शंस करते हैं, दे आर नोन एज यूनिवर्सल बैंक. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं RRB. आई थिंक रीजनल रूरल बैंक तो लगभग हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो रीजनल रूरल बैंक की स्टोरी क्या है. तो रीजनल रूरल बैंक जो है it was basically established in 1975. ठीक है, एंड 2 अक्टूबर को इसके ब्रांचेस ओपन हुए थे, 4 ब्रांचेस ओपन हुए थे. स्टार्टिंग में इनके 196 लगभग RRBs थे. अभी अराउंड 40s में इसके अभी ब्रांचेस पहुंच चुके हैं बिकॉज ऑफ द मर्ज. ठीक है, मर्ज होने की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ RRBs इन सो मेनी एरियाज, राइट. सो मर्ज हो गए बहुत सारे बैंक. ठीक है, इनका बेसिकली क्या सिचुएशन है, ये क्या काम करते हैं? तो RRB बेसिकली वर्किंग अंडर NABARD. RRB किसके अंडर में बेसिकली काम करता है? NABARD के अंडर में काम करता है. और इसका भी वही चीज है, रीजनल एरियाज में डेवलपमेंट कराना, लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट लोन वगैरह देना, एग्रीकल्चरल लोन वगैरह प्रोवाइड करना. ठीक है, और RRBs जो है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एक स्पॉन्सर्ड वे में आए थे. इसकी स्टोरी सुनाती हूँ थोड़ा सा और. RRBs पे आते हैं.
तो रीजनल रूरल बैंक जो है वो शेड्यूल्ड है, याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि आरआरबी जो है वो नॉन शेड्यूल्ड है। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं आपके नॉन शेड्यूल में, और लोकल एरिया बैंक्स आते हैं, उस पे भी पहुंचेंगे। नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है, लोकल एरिया बैंक्स कौन होते हैं, उस पे भी पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक जो है वो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक है, और ये जो बैंक होते हैं ये रूरल रीजन पे ज्यादातर आपके स्टैब्लिश रहते हैं, और जो स्टेट लेवल पे, जैसे स्टेट लेवल बिहार में कुछ आरआरबीज है ना, स्टेट लेवल पे ज्यादातर ये होते हैं। ये जो स्टैब्लिश हुए थे वो इनका मेन रीजन क्या था, वही आपके क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड करना रूरल पॉपुलेशन को। 1975 से पहले जो सिचुएशन था आपका, द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन मीडिएटर फॉर मनी एंड द मनी लेंडर्स वर टेकिंग हाई इंटरेस्ट रेट, इट्स अराउंड 50% उनका ब्याज होता था, इंटरेस्ट होता था। सो दैट्स व्हाई एक्सप्लॉयटेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, कहां पर, रूरल एरियाज में। सो दे वांट अ प्रॉपर मैनेज सिस्टम। तो नरसिम्हा कमेटी के थ्रू आरआरबीज को स्टैब्लिश किया गया 1975 में, ठीक है। उस समय 196 के अराउंड थे, लगभग कुछ सालों में, 10-20 साल में 196 थे, अभी बहुत कम हो चुके हैं आरआरबीज, ठीक है। चलिए, आरआरबी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है। अगर हम इसकी ओनरशिप और स्पॉन्सरशिप की बात करें, तो ओनरशिप स्पॉन्सरशिप क्या होता है कि कोई स्पॉन्सर करता है, जैसे आप लोगों को सुना होगा कि कई बार कॉलेज के कोई फंक्शन को किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, यानी इन्वेस्टमेंट किया एक तरीके से, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट है, 50%, स्पॉन्सर बैंक्स का कितना है आपके 35%, और आरआरबी के सबसे मेजर जो स्पॉन्सर है वो एसबीआई है, पता होगा आप लोगों को, है ना। और आपका जो स्टेट बैंक है उसका 15% इसमें क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट 100% इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। तो 3 तरीके से आरआरबी को स्टैब्लिश किया गया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक और स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पॉन्सर बैंक हैं वो इसके ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं, लाइक दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग अंडर द गाइडलाइंस ऑफ, बोल सकते हैं आरबीआई के हिसाब से कुछ जो आरआरबीज हैं वहां पर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने का काम कौन करते हैं, स्पॉन्सर बैंक। यानी अगर आरआरबी में जॉब लगती है तो कई बार आपको ट्रेनिंग एसबीआई के अंडर में मिलेगा, आई बात समझ में। सो दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एज वेल। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी स्टोरी, तो वही ये 26 सितंबर 1975 में इसका ऑर्डिनेंस पास हुआ, और फिर आरआरबी जो था, आरआरबी जो है वो मतलब बना, इसका ऑर्डिनेंस 1975 में पास हुआ 1976 में, और गांधी जयंती के ओकेजन पे लगभग 5, मुझे याद था 4, लेकिन 5 इनके ब्रांच ओपन हुए, बट इट वाज स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 1976, ठीक है। 75 में 5 बैंक आ गए थे, ठीक है। और ये जो है आरआरबी जो एक्ट 1976 है, दैट स्टेट्स द फंक्शन ऑफ आरआरबीज के फंक्शंस को ये स्टेट करता है, मतलब बताता है। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है एमएसएमई को, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ये बेसिकली आपके असिस्टेंस देता है। किस चीज का असिस्टेंस देता है, फाइनेंशियल। लोकल क्राफ्ट्समैन को देता है, आर्टिशियंस को देता है, एग्रीकल्चर के लिए देता है, इंडस्ट्रीज के लिए देता है, ट्रेड के लिए देता है, कॉमर्स के लिए देता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देता है, ठीक है। और लगभग ये जब पास हुआ ना ये एक्ट, तो लगभग 1 साल के अंदर अंदर लगभग 25 आरआरबी स्टैब्लिश हो गए थे। 1975 में 5 थे, 1976 के अंत तक में ये 25 ये लगभग आरआरबी स्टैब्लिश हो गए 1 साल में, ठीक है। अभी देखा जाए तो लगभग 43 आरआरबीज है, मैंने बोला था 40s में है, देयर आर ओनली 43 आरआरबीज। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलिए, और आरआरबी जो है अभी बहुत सारा अमलगमेशन हुआ है। जनवरी 2013 में देखा जाए तो 25 आरआरबी जो है मर्ज हो गए और बन गए 10 बैंक। 25 कन्वर्ट हो गया 10 में, समझ रहे हो। उसके बाद रिड्यूस हो गया फर्स्ट फेज में क्या हुआ, इन जनवरी 2013 25 आरआरबी वर मर्ज इन 10 बैंक्स, रिड्यूसिंग द नंबर टू 67 बैंक्स इन फर्स्ट फेज। मैंने फर्स्ट फेज में सिचुएशन ये हुआ कि जितने बैंक थे वो कन्वर्ट हो गए, 67 बस बच गए, 196 से सिर्फ 67, ठीक है। 2016 सेकेंड फेज हुआ तो उसमें 43 रह गया, मतलब 67 कन्वर्ट हो गया किसमें, 43। आई बात समझ में। तो किस तरीके से अमलगमेशन और मर्ज हो रहे हैं। आरआरबी की फंक्शन देखा जाए तो वही एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट अपना नॉर्मल लोगों से, जिनका भी बैंक अकाउंट है आरआरबीज में, पैसा लेते हैं। उसके बाद करंट एंड सेविंग अकाउंट दोनों ऑप्शन भी ये देते हैं। उसके अलावा ये एक डिपॉजिटर को रिकरिंग टाइम भी देते हैं, आप पैसा डिपॉजिट कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है। उसके बाद लोन एक्सटेंशन भी देते हैं, बट लोन इनका ज्यादातर बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल बेस्ड और रूरल बेस्ड होता है।
उसके अलावा ये प्रायोरिटी देते हैं मार्जिनल फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं उनको ये प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेज वगैरह, ये कुछ गवर्नमेंट के वही स्कीम्स के लिए भी मैंने बोला था ना कि जैसे बाकी बैंक्स काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी काम करते हैं, जब वेजेस ये प्रोवाइड करते थे। मनरेगा के अंडर में जो भी वेजेस मिलता था ना, पर डे का जो भत्ता कहते हैं, वो भी आपका आरआरबी प्रोवाइड करता था, आरआरबी के थ्रू वो उनके तक जाता था, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी जो भी आपके अमाउंट थे, जो भी सड़क योजना पे जो भी मजदूर वगैरह जो भी थे आपके डेली वेजेस काम करे थे, उनका भी अमाउंट आरआरबी के थ्रू जाता है, ठीक है। पेंशन वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारा पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है ना, पॉवर्टी एलिविएशन समझते हो क्या होता है? पॉवर्टी हटाने के लिए जो स्कीम है, उसके लिए जो पैसे आते हैं, ये भी कई बार ये आरआरबी के थ्रू जाते हैं लोगों तक। आई बात समझ में? उसके अलावा कुछ इसके सेकेंडरी फंक्शंस भी, इनके एटीएम भी हैं आरआरबी के, ठीक है। यूपीआई फंक्शंस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, डेबिट कार्ड्स भी देना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये फॉरेन एक्सचेंज मतलब एजेंसी सर्विस भी करते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज आरआरबी, ठीक है। बिल पेमेंट्स का भी काम करते हैं। उसके अलावा कॉमर्शियल बैंक की तरह बेसिकली ये जनरल यूटिलिटी वाले फंक्शंस जो कस्टमर्स के लिए होते हैं, बाकी फंक्शंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि आरआरबी का सिर्फ एक मेजर जो डिफरेंस है दैट दे आर वर्किंग इन द रूरल एरियाज एंड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन का कॉमर्शियल बैंक की तरह ही है, और ये एक एक्ट के थ्रू आया है, याद रखिएगा। जैसे एसबीआई भी आया था, वैसे ये भी एक एक्ट के थ्रू, आरबीआई आया था, वैसे ये भी एक एक्ट के थ्रू आया है, ठीक है। चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट? कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया हो? उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, आपके अर्बन जो है वो और आपके रूरल, ठीक है। अर्बन एंड रूरल जो होगा वो करेंगे, और उसके अलावा हम करेंगे लोकल एरिया बैंक्स जो नॉन शेड्यूल्ड में, ठीक है। लोकल एरिया बैंक्स, बहुत सारे ऐसे बैंक होंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और अभी स्टेटस क्या है शेड्यूल्ड बैंक का वो देख लेंगे, लगभग करवा दिया मैंने डिफरेंस दोनों में, बट एक बार देख लेंगे। कुछ डेवलपमेंट बैंक्स हैं, SIDC, SFC, तो ये सब सुन लेंगे, और थोड़ा सा LIC और इंश्योरेंस बैंक्स की बात है तो वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए।